Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 269A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 269A पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 269A पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 269A टॉक अबाउट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आर्टिकल 269A में इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान गुड्स और सर्विसेज टैक्स का लगाए जाने और कलेक्शन किए जाने पर चर्चा की गई है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। जब भी इंटर स्टेट ट्रेड होता है, इंटर स्टेट मतलब अंतर राज्य, दो राज्यों के बीच या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच जब कोई व्यापार होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस ऑफ सेल्स एंड परचेज। तो जब भी कभी इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान जो है गुड्स और सर्विसेज टैक्स को लगाया जाता है या टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आर्टिकल 269A क्लॉज फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as may be provided by parliament by law on the recommendations of the goods and services टैक्स काउंसिल। इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान जितने भी सप्लाईज होंगे उन पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाया और कलेक्ट किया जाएगा, और इस तरह के टैक्स को यूनियन और स्टेट्स के बीच उस तरीके से विभाजित यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसा कि पार्लियामेंट द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के रिकमेंडेशन पर कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है। देखिए, जब भी इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा हो या कॉमर्स हो रहा हो, उसके दौरान जब सप्लाईज हो गुड्स और सर्विसेज का, तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगाया जाएगा और कलेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस कलेक्टेड टैक्स को जो है यूनियन और स्टेट के बीच विभाजित किया जाएगा। और किस तरीके से विभाजित किया जाएगा? जैसा कि पार्लियामेंट द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के रिकमेंडेशन, जैसे पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कि आप इस तरीके से जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यूनियन और स्टेट के बीच बांट सकती हैं। तो उस तरीके से है जो है पार्लियामेंट आदेश देगा कि हाँ ऐसे ऐसे बांटना चाहिए कानून द्वारा, और पास करवाएगा और इस तरीके से बांटा जाएगा यूनियन और स्टेट के बीच उन टैक्सेस को। देखिए, यहाँ इसी क्लॉज में एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस क्लॉज, सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट into the territory of India shall be deemed to be supply of goods or of services or both in the course of interstate trade or commerce। इस क्लॉज के पर्पस के लिए भारत के टेरिटरी में इंपोर्ट के दौरान गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई को इंटर स्टेट या कॉमर्स के दौरान गुड्स या सर्विसेज या दोनों को का सप्लाई माना जाएगा। देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। यदि भारत के टेरिटरी में किसी चीज़ का इंपोर्ट करवाया जा रहा है, गुड्स का चाहे सर्विसेज का, चाहे दोनों का सप्लाई करवाया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो इसको यह माना जाएगा कि यह इंटर स्टेट या कॉमर्स के अंतर्गत गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई है, तो यह माना जाएगा इसे। आर्टिकल 269A क्लॉज सेकंड, द अमाउंट अपॉर्शन्ड
to a state under clause first shall not form part of the consolidated fund of India। देखिए बस इसमें इतना ही कहा गया है कि क्लॉज फर्स्ट के अधीन अंतर्गत रहते हुए किसी राज्य को विभाजित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रकम भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगा। आर्टिकल 269A क्लॉज थर्ड where an amount collected as tax levied under clause first has been used for payment of the tax levied by a state under article 246A, such amount shall not form part of the consolidated fund of India। जहां क्लॉज फर्स्ट के अधीन लगाए गए टैक्स के रूप में कलेक्टेड रकम का उपयोग राज्य द्वारा आर्टिकल 256A के अधीन लगाए गए टैक्स के पेमेंट के लिए किया जाएगा, वहां ऐसी रकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको इसे बेहतर वे में समझना है क्लॉज थर्ड को, तो आप आर्टिकल 246A एक बार पढ़ लीजिए तो और भी अच्छा यह समझ में आ पाएगा आपको। तो इसमें यह कहा गया है कि क्लॉज थर्ड में जहां क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत जो भी टैक्स लगाए गए हैं और कलेक्ट किए गए हैं उस रकम का उपयोग यदि राज्य आर्टिकल 246A के अधीन लगाए गए टैक्स के पेमेंट के लिए करता है, तो वहाँ ऐसे रकम को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, वह नहीं होगा उसका पार्ट। आर्टिकल 269A क्लॉज फोर्थ where an amount collected as tax levied by a state under article 246A has been used for payment of the tax levied under clause first, such amount shall not form part of the consolidated fund of the state। जहां आर्टिकल 246A के अधीन अंतर्गत राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स के रूप में कलेक्टेड रकम का उपयोग क्लॉज फर्स्ट के अधीन लगाए गए टैक्स के पेमेंट के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम राज्य के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगा। देखिए क्लॉज थर्ड और क्लॉज फर्स्ट में जरा सा अंतर है और तो बड़ा सा भी अंतर है। देखिए इसमें यह अंतर है कि क्लॉज थर्ड में हमने देखा था कि जो पैसा यहाँ कलेक्ट किया गया है इस आर्टिकल के तहत, तो वो पैसा जो है अगर आर्टिकल 246A में खर्च करती है राज्य, तो वहाँ जो है वह पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। और यहाँ यह कह दिया गया है जहाँ आर्टिकल 246A के अधीन जो पैसा लगाए गए टैक्स है उसके रूप में जो कलेक्टेड रकम का उपयोग जो है अगर राज्य क्लॉज फर्स्ट के अधीन लगाए गए इस क्लॉज के इस आर्टिकल 269A के क्लॉज के फर्स्ट के अधीन लगाए गए टैक्स के पेमेंट के लिए किया गया है, तो वहाँ ऐसा जो रकम है वो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होगा। यहाँ राज्य के कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। आर्टिकल 269A क्लॉज फिफ्थ पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स or of services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। पार्लियामेंट कानून द्वारा सप्लाई के स्थान का तथा यह कि कब गुड्स या सर्विसेज या दोनों के इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान होता है, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत बना सकेगी। देखिए इसमें आप आसान शब्दों में समझिए, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है प्रिंसिपल्स बनाने की, सिद्धांत बनाने की, कि वह डिटरमाइन कर सके दो बातों को। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई कि किस स्टेट को सप्लाई, कौन सा स्टेट किस स्टेट को सप्लाई कर सकता है, डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा होगा, क्या स्थान होगा सप्लाई का, तो इसको डिटरमाइन कर सकता है, इसके लिए सिद्धांत बना सकता है पार्लियामेंट। दूसरी बात यह है कि सप्लाई ऑफ कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है या नहीं, इस बात को भी डिटरमाइन करने के लिए जो है सिद्धांत बना सकता है कौन, पार्लियामेंट। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.